तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th फिजिक्स पढ़ेंगे बच्चों। और हम लोग आज भारतीय भवन बुक का बात करेंगे। और क्लास 10th फिजिक्स का जो भारतीय भवन बुक है उसका जो भी थर्ड चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, उसका जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो भी है उन सभी को आज हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और इस चीज़ को अच्छी तरह समझिए और एग्ज़ाम में धुआं छोड़ा के आइए। तो चलिए बच्चों आप लोग समय डालते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि निकट दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है और इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है। कहता है कि निकट दृष्टि दोष से आपका क्या अभिप्राय है, मतलब उसका आपका क्या राय है, ये कहता है हमको बताने के लिए। देखो जो सबसे पहले कहता है कि निकट दृष्टि दोष एक प्रकार का नेत्र का दृष्टि दोष है। मतलब जो निकट दृष्टि दोष है ये क्या है कि हमारे आँख की एक प्रकार की दोष है, नेत्र की एक प्रकार क्या है बच्चों, ये दृष्टि दोष है, मतलब कि देखने वाले दोष है। और जिसमें व्यक्ति को दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। जो व्यक्ति होते हैं उसमें क्या है, जो वस्तु दूर होती है उसको क्या कहता है कि निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति के पास होता है वह उस वस्तु को नहीं देख पाता है। इसके लिए दूर बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के निकट कोई बिंदु F पर होता है। मतलब क्या इसका जो दूर बिंदु होता है वह दूर ना होकर मतलब कि जो नेत्र होता है उसके निकट का बिंदु कोई F होता है उस पर होता है। इस दोष को होने के दो कारण है, इस दोष को होने का दो कारण हो सकता है। तो देखिए बच्चों सबसे पहला कारण क्या हो सकता है। तो देखिए बच्चों सबसे पहला कारण कहता है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। मतलब क्या यह जो निकट दृष्टि दोष है यह तभी होगा जब नेत्र गोलक का लंबा, मतलब जो नेत्र गोलक हमारा होता है वो लंबा हो जाएगा, या नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। दूसरा कहता है क्या कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है। क्या होता है बच्चों, फोकस दूरी कम हो जाता है। इस दोष का निवारण दूर करने के लिए व्यक्ति को अवतल लेंस का व्यवहार करना चाहिए। अर्थात जो बच्चों निकट दृष्टि जिस व्यक्ति को होता है अगर वह उसे दूर करना चाहेगा तो बच्चों उसे अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, उसे उपयोग में लाना चाहिए और उसका व्यवहार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला क्वेश्चन यही कहता था। देखिए बच्चों अच्छी तरह समझते चलिएगा कि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं और इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। बस बच्चों पहला हमारा था निकट दृष्टि दोष, दूसरा आ गया दूर दृष्टि दोष। कहता है कि दूर दृष्टि दोष एक प्रकार का नेत्र का ही दृष्टि दोष है। मतलब ये भी हमारा क्या है कि नेत्र का ही एक दृष्टि दोष है, जिसमें व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती है। उसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूर n पर न होकर नेत्र से अधिक दूरी पर कोई बिंदु n डैश पर होता है। मतलब क्या, जो देखिए बच्चों जो दूर दृष्टि जो दोष होता है उसमें जो दूर रखी जो वस्तु होता है उसको क्या करता है कि वह देखिए अगर कोई वस्तु दूर रखा हुआ है तो उसे देख पाएगा, लेकिन जो वस्तु निकट है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जो वस्तु निकट है उससे क्या करता है, नहीं देख पाता है। अर्थात नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक जो वस्तु रहेगा उसको वह नहीं देख पाएगा। अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर से दूर है तब उसको वह देख पाएगा। जैसे अब मान लीजिए वस्तु है 25 सेंटीमीटर, कोई वस्तु मान लीजिए n है, तो आप उसे नहीं देख पाएंगे अगर आपके आंखों में दूर दृष्टि दोष है। अगर वही वस्तु 25 सेंटीमीटर से दूर मान लीजिए कोई वस्तु n डैश है तो उसे आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, कहता है कि इस दोष को होने के दो कारण हो सकते हैं। यह जो भी दोष होता है इसका भी होने के कितने कारण हो सकते हैं बच्चों, दो कारण हो सकते हैं। देखिए बच्चों पहला कारण क्या कहता है इसका, तो पहला कारण कहता है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा बच्चों, कि बड़ा हो जाना, मोटा हो जाना। और इसमें कहता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। दूसरा कहता है क्या कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाता है। कहता है क्या कि इस दोष का निवारण दूर करने के लिए व्यक्ति को उत्तल लेंस का व्यवहार करना चाहिए। अर्थात जिसको भी दूर दृष्टि दोष है अगर वह उससे परेशानी
को झेल रहा है, अगर उससे वो मुक्त होना चाहता है तो उसको उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते तथा इनका निवारण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं दृष्टि दोष क्या होता है। कहता है किसी नेत्र से बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देना दृष्टि दोष कहलाता है। जो बच्चों हमारा जो नेत्र होता है, या कोई वस्तु दूर रखा हुआ है या नज़दीक रखा हुआ है, निकट रखा हुआ, अगर उसका जो प्रतिबिंब जो हम लोग को रेटिना बनता है तभी तो हम वस्तु को देख पाते हैं। और वही जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की जो क्षमता जो खो देते हैं ना बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और जो दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और होता है जरा दूरदर्शिता। क्या होता है बच्चों, जरा दूरदर्शिता होता है। तो ये हमारा है तीसरा दृष्टि दोष है। ठीक है बच्चों। तो हमको कहता है क्या कि तीनों दोष का निवारण कैसे करेंगे। ये जो दृष्टि जो 3 प्रकार के होते हैं, उस तीनों दोष का निवारण मतलब कि उसे व्यक्ति को कैसे उस परेशानी से हटा सकते हैं, मतलब कि किस चीज़ का उपयोग करके। तो सबसे पहले बच्चों कहता है कि निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है बच्चों, उसको दूर करने के लिए बच्चों व्यक्ति को अवतल लेंस का व्यवहार करना चाहिए, या अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है किसमें, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। और दूर दृष्टि दोष को निवारण करने के लिए बच्चों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दूरदर्शिता का निवारण के लिए बच्चों व्यक्ति को बायफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है। किसका कहता है बच्चों, बायफोकल लेंस का। ठीक है बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है 4 नंबर, कहता है क्या कि वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हो और एक उदाहरण द्वारा इसे समझाएं। कहता है क्या कि पृथ्वी से वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। जब पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा जो प्रकाश का अपवर्तन होता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के बहुत से घटनाएं हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना एक उदाहरण हो गया, क्योंकि हमको कहता है कि एक उदाहरण द्वारा इसे समझाएं। तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं कि तारों का टिमटिमाना। तो कहता है क्या कि तारों का टिमटिमाना यह एक वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होने वाली घटना है। जब हम तारों को देखते हैं तो उनकी चमक घटती बढ़ती प्रतीत होती है, और तब हम कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तारों की चमक में यह परिवर्तन वायुमंडल में हो रहे तारों से निकले प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारों का प्रकाश हमारे आँखों तक पहुँचने में बहुत बार वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होता है, जिससे हम तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। तो इसी घटना को बच्चों हम लोग कहते हैं तारों का टिमटिमाना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कहता है क्या कि स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम क्या है, आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से बना है। मतलब क्या कहता है कि स्पेक्ट्रम क्या है, और आप किस प्रकार दिखाएंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से बना है। सबसे पहले बच्चों समझते हैं हम लोग कि स्पेक्ट्रम क्या कहता है कि जब सूर्य के प्रकाश को एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो एक रंगों रंगीन पट्टी मिलती है, जिसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। जब बच्चों सूर्य का प्रकाश का एक किरण जब किसी प्रिज्म पर से गुजारते हैं, तब जो वो रंगीन पट्टियाँ जो आती है बच्चों, आप लोग देखे होंगे, तो उस जो रंगीन पट्टी आती है बच्चों, जो पट्टी होती है बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्णपट भी उसी को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए कहता है कि इसको हमको दिखाना है बच्चों कि उसमें 7 रंग कैसे होता है। तो सबसे पहले देखिए वो कहता है कि एक प्रिज्म लेंगे, उसमें से सूर्य के प्रकाश को गुजारेंगे, और प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के बाद हम उस अपवर्तित किरण को श्वेत कागज़ पर निर्गत करवाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उस श्वेत कागज़ पर एक रंगीन पट्टी मिलती है, और रंगों की जिससे 7 रंग है। एक सिरा बैंगनी रंग का तथा दूसरा सिरा लाल रंग का होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सूर्य के प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कहता गया कि एक प्रयोग द्वारा दिखाएं कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों के मिलने से पुनः श्वेत प्रकाश पुनर्निर्माण होता है।
तो देखिए बच्चों ये कैसे होगा। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि एक प्रिज्म लेंगे, उसमें से सूर्य के प्रकाश को गुजारेंगे और प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के बाद हम उस अपवर्तित किरण को श्वेत कागज पर निर्गत करवाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि उस श्वेत कागज पर एक रंगीन पट्टी मिली और रंगों की, जिसमें 7 रंग है और एक सिरा बैंगनी रंग तथा दूसरा सिरा लाल रंग का होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। फिर एक दूसरा प्रिज्म लेंगे जिसको पहले प्रिज्म के विपरीत रखेंगे और फिर उन 7 रंगों की पट्टी को दूसरे प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो हम देखेंगे कि दूसरे प्रिज्म से निर्गत प्रकाश श्वेत प्रकाश होगा और इस प्रयोग द्वारा यह सिद्ध होता है कि श्वेत प्रकाश के अवयवी वर्णों के मिलने से पुनः श्वेत प्रकाश का निर्माण होता है। देखो बच्चों इसका प्रयोग देखिए सिंपल सी है। जैसे मान लीजिए हमने एक प्रिज्म लिया सबसे पहले, तो इससे जब हम बच्चों प्रकाश का वर्तित कराएंगे तो ये 7 वर्ण आएंगे। कितने आएंगे बच्चों? 7 वर्ण आएंगे। तो जब ये बच्चों 7 वर्ण आएंगे तो बस क्या करेंगे बच्चों, बस इसी प्रिज्म को पलट देना है। क्या करेंगे बच्चों? पलटने के बाद जब ये सभी 7 रंगों जब इस पर पड़ेगा तो अब क्या करेगा बच्चों, यह एक सिर्फ श्वेत रंग निकालेगा। कौन सा निकालेगा बच्चों? श्वेत प्रकाश निकालेगा। अर्थात मान लीजिए कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पे पड़ता है तो प्रिज्म के पढ़ने के बाद बच्चों ये विभिन्न 7 रंगों में बढ़ जाएगा। तो 7 रंगों में जब ये बच्चों ये पट्टी जो बनता है इसको फिर क्या करेंगे, इस प्रिज्म से गुजारेंगे, तब बच्चों यह श्वेत रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अर्थात अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि अगर किसी श्वेत प्रकाश की अगर किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पे गुजारा जाता है और कितने प्रिज्म का प्रयोग करके फिर श्वेत प्रकाश निकाला जा सकता है, तो कितने बच्चों? मिनिमम 2 प्रिज्म। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोग का दिन शुभ हो और मुझे आशा है कि आप लोग को मेरी क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों का दिन शुभ हो।